हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज के सेशन को, आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। कई क्वेश्चन हमने तैयार किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके, कितने आंसर आपके राइट गए, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किया। इससे मुझे भी एक अंदाजा होगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मेरा रिस्पांस कैसा रहा पढ़ाने का। तो इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 78%, सेकंड हमारा 21%, थर्ड 0.03% और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा 0.04%। अब आप लोग बताइए कितने परसेंट होगी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो फर्स्ट हमारा जो है 78%, 78% नहीं होगा क्योंकि 78% किसकी मात्रा होती है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और 21 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 21 जो होता है ये ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, यानी 0.03% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, वायु में पाया जाता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट आंसर थर्ड होगा। और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है। गंधहीन गैस है, या स्वादहीन है, या रंगहीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड आंसर हम लोगों का है थर्ड होगा इसका भी, कि कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन गैस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जन्य तंतु है। नायलॉन है, लिनन है, रेशम है, या रेयान है। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, नायलॉन नहीं होगा क्योंकि नायलॉन के कैसे रेशे, हमारे रासायनिक रेशे हैं। और सेकंड हमारा लिनन है जो कि राइट आंसर है, क्योंकि लिनन जो है ये हमारा वनस्पत जन्य रेशा है। ये वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और लिनन किससे प्राप्त होता है, ये हमने बताया था कि लिनन हमारे तनों से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होने वाला कपास और कपोक है। और रेशम जो है नहीं होगा क्योंकि रेशम प्राणी जगत से पाया जाने वाला रेशा है। और हमने बताया था फ्रेंड्स आप लोगों को कि रेशम किस किस जिस कीड़े से प्राप्त किया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम बाम्बेक्स मोरी है, हमने बताया था। तो रेशम किस कीड़े से प्राप्त किया जाता है, बाम्बेक्स मोरी से। और रेयान जो है हमारा ये मानव निर्मित रेशा है, इसलिए हमारा रेयान भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा है, लिनन होगा। ओके, तो लिनन क्या है, वनस्पति जन्य रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान के प्रकार नहीं है। नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम, विस्कास या सीसल। क्या है, विस्कास या सीसल। तो रेयान के प्रकार हमने आप लोगों को जब रेशा पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना, तो रेयान के प्रकार कौन से हैं। तो रेयान के प्रकार हमारा क्या है, नाइट्रोसेलुलोज भी है, कुप्रामोनियम भी है और विस्कास भी है। इसमें से सीसल जो है, सीसल हमारा क्या है, ये वनस्पत जगत से पाया जाने वाला रेशा है। इस कारण जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सीसल होगा। ये सारे हमारे क्या हैं, रेयान के प्रकार हैं। सीसल जो है रेयान का प्रकार नहीं है क्योंकि ये हमारा वनस्पत जगत से पाया जाता है। वनस्पत जगत में जैसे ये क्या होता है, सीसल स्वयं एक पौधा होता है। क्या है, सीसल स्वयं एक पेड़ होता है और पेड़ की पत्ती से ये सीसल का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, पत्ती से सीसल प्राप्त किया जाता है। और हमने बताया था कि रेयान हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेयान हमारे 3 प्रकार के होते हमने बताया था। और इसको याद करने का एक तरीका भी बताया था कि इसको आप ऐसे याद करिए,
सी और वी के नाम से। एनसीबी आप याद किए रहेंगे तो आपको रेयान के प्रकार याद रहेंगे, यानी नाइट्रोसेल्युलोज, सी से कुप्रामोनियम, वी से विस्कास। तो रेयान के प्रकार एनसीबी है, यानी नाइट्रोसेल्युलोज, कुप्रामोनियम और विस्कास। तो रेयान के प्रकार कौन नहीं है? सीसल। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आप लोग भी आंसर, मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग भी आंसर देते रहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब भी आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा, आज कल परसों नरसों की जिस दिन भी, उस दिन ही आप लोग क्या करिएगा, इस पेपर को सॉल्व करते समय राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वलनशील गैस है? हमने जब वायु के बारे में पढ़ा था तो उसमें बताया था कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, कौन सी ज्वलनशील है, कौन ज्वलनशीलता को रोकने का कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील गैस है? अब हमारा जो फर्स्ट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करता है? सेकंड हमारा हाइड्रोजन, थर्ड हीलियम, फोर्थ ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जो है वो ज्वलनशीलता को कम करने का कार्य करता है। हाइड्रोजन क्या है? ये भी ज्वलनशील गैस नहीं है। हीलियम भी हमारा सबसे हल्की गैस है, ये भी ज्वलनशील नहीं है। नाइट्रोजन भी ज्वलनशील नहीं है। तो ज्वलनशील कौन सा है? ऑक्सीजन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा इसलिए अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है? ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है? उस बैलेंस को, सिस्टम को बनाए रखने का कार्य करता है कि कोई भी चीज को जलने नहीं देता है। मतलब अगर नाइट्रोजन ना रहा तो हर एक चीज क्या होगी? ज्वलनशील हो जाएगी, ज्वलन उसमें उत्पन्न हो जाएगा ना। तो यही नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने का कार्य करता है, इसलिए नाइट्रोजन राइट आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन भी नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। हमने बताया था दीपक वगैरह जलता है ना, तो वो क्यों जल रहा है? क्यों? लैंप, लैंप का एग्जांपल दिया था कि लैंप जल रहा है, उसमें शीशा लगा हुआ, उसमें हवा जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है, जिस वजह से वह जल रहा है। लेकिन अगर आप लैंप के शीशे को ऊपर से ढक देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और दीपक क्या होगा? बुझ जाएगा, लालटेन क्या होगी? बुझ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ज्वलनशीलता का काम करता है। अगर आप उस पर हाथ रख देंगे शीशे के ऊपर तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, इसलिए क्या होगा? वह जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। जब ऑक्सीजन पास करती रहेगी तो वह दीपक लालटेन जलता रहता है। इसलिए ज्वलनशीलता का गुण किस में पाया जाता है? ऑक्सीजन में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। ओके, एस्बेस्टस एक है, क्या है? एस्बेस्टस जो है वो एक क्या है? धात्विक तंतु है, या प्राणी जन्य तंतु है, या आधात्विक तंतु है, या कृत्रिम तंतु है? आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्बेस्टस क्या है? ओके, एस्बेस्टस हमारा क्या है? आप लोग बताइए। एस्बेस्टस क्या है? धात्विक तंतु है, या प्राणीजन्य तंतु है, या धात्विक है, या कृत्रिम तंतु है? तो प्राणीजन तो एस्बेस्टस है नहीं, क्योंकि प्राणीजन हमारी जो है वो कौन से हैं? इसके अंतर्गत हमारा रेशम और क्या आता है? और ऊन आता है। रेशम और ऊन आता है। अधात्विक भी नहीं है और कृत्रिम भी नहीं है, क्योंकि कृत्रिम में हमारे रासायनिक रेशे, संश्लेषित रेशे आते हैं और मानव निर्मित रेशे आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? धात्विक तंतु है। एस्बेस्टस क्या है हमारा? धात्विक तंतु है। ओके, और खनिज रेशों के अंतर्गत हमारा एस्बेस्टस रेशा आता है। खनिज रेशे जितने हमारे हैं, तंतु हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें हमारा सोना, चांदी और एस्बेस्टस आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु नहीं है? डेक्रान, नायलॉन, ऑरलॉन और रेयान। तो इसमें से कौन सा रासायनिक, हमने क्या बताया कि कौन कौन से रेशे बताए थे हमने? प्राकृतिक विधि द्वारा जो निर्मित होते हैं और जो रासायनिक रेशे होते हैं। तो इसमें कौन सा रेशा रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु नहीं है? डेक्रान है, या नायलॉन है, या ऑरलॉन है, या रेयान है? तो डेक्रान कैसा है?
ये रासायनिक विधि द्वारा निर्मित होता है। नायलॉन भी हमारा रासायनिक विधि द्वारा और आर्लान भी हमारा रासायनिक विधि द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? रेयान होगा। रेयान क्या है? ये कैसा रेशा होता है? ये मानव निर्मित रेशा है। इसमें 50% क्या होता है? सेल्यूलोज का यूज किया जाता है और 50% केमिकल का यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग इसको रासायनिक रेशा नहीं कह सकते। तो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु कौन सा नहीं है? रेयान नहीं है। रेयान कैसा तंतु है? मानव निर्मित तंतु है जिसमें 50% सेलुलोज और 50% केमिकल का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्षु प्रयास है? देखना, सेकंड सोचना, चलना और खोजना। तो इसमें से कौन सा चक्षु प्रयास है? चक्षु प्रयास कौन सा है? हमने जब होम मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें हम लोगों ने क्या व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी जब हम लोग व्यवस्थापन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना कुछ एफर्ट करते हैं ना, लगाते हैं कोई काम करने के लिए, क्या एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो हमने कौन कौन से प्रयास बताए थे? हमने बताया था कई प्रयास, उसमें से बताया था कि फर्स्ट हमारा मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रयास करते हैं हम, चक्षु प्रयास करते हैं। कौन सा प्रयास? चक्षु प्रयास। और कौन सा प्रयास? पैडल प्रयास। पैडल प्रयास। पैडल प्रयास क्या होता है? पैडल प्रयास जिसमें हमारे पैर कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हम साइकिल वगैरह चलाना, ये सब क्या है? पैडल प्रयास के अंतर्गत आता है। मानसिक एफर्ट क्या है? जिसमें हम मेंटली सोच विचार करके कोई काम करते हैं, वो आ गया। शारीरिक कार्य जिसमें फिजिकली रूप से हम कोई कार्य कर रहे हैं। चक्षु प्रयास का मतलब जिसमें हम देखकर, आंखों का यूज करके कोई प्रयास कर रहे हैं। और एक हमारा लास्ट कौन सा होता है? मॉडर्न प्रयास। कौन सा प्रयास? मॉडर्न प्रयास, जिसको हम टार्सल प्रयास कहते हैं। तो टार्सल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टार्सल प्रयास क्या है या मॉडर्न किसे कहते हैं। तो मॉडर्न प्रयास यानी टार्सल प्रयास में क्या होता है कि इसमें झुककर जो कार्य किए जाते हैं उसी को हम मॉडर्न या टार्सल एफर्ट बोलते हैं। तो इसमें से चक्षु प्रयास के अंतर्गत कौन सा आएगा? हमारा देखना आएगा, सोचना आएगा, चलना आएगा या खोजना आएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड यानी देखना और सोचना दोनों। सेकंड है हमारा थर्ड और फोर्थ यानी चलना खोजना दोनों आएगा, या देखना और खोजना आएगा, या देखना और चलना आएगा। तो चक्षु प्रयास का मतलब इसमें हम आंखों का यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला राइट आंसर हमारा होगा। पहला और चौथा यानी देखना और खोजना, हम आंखों के द्वारा ही कोई चीज देखते हैं और खोजते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। ओके, राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। कौन सा? ये देखना और खोजना। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी गैसें वायु में पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, आर्गन, ओजोन, ये सभी। तो आप लोग बताइए जल्दी से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैसें वायु में पाई जाती हैं? हाइड्रोजन पाई जाती हैं, या आर्गन पाई जाती हैं, या ओजोन पाई जाती हैं, या ये सभी पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें ये सभी पाई जाती हैं। ओजोन भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो राइट आंसर फोर्थ होगा यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संवातन का साधन है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संवातन का साधन है? साधारण पंखे। कौन से? साधारण पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दरवाजे, निर्वातक पंखे। तो साधारण पंखे हमारे प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत नहीं आते ना, ये तो हमारे कृत्रिम संवातन हो गए। वातानुकूलित यंत्र है तो यंत्र भी हमारा क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। निर्वातक पंखे, ये भी हमारा कृत्रिम हो जाएगा। तो प्राकृतिक संवातन का साधन कौन सा है? दरवाजा है। दरवाजा इसलिए होगा क्योंकि दरवाजे से क्या होगी? बाहर की हवा जो नेचुरल एयर है वो बाहर से अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संवातन का साधन कहते हैं। तो थर्ड आंसर इज राइट आंसर।
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्णफेर या गलसुआ का उद्भवन काल है। कर्णफेर या गलसुआ का उद्भवन काल क्या है? 24 से 48 घंटे, या 2 से 3 घंटे, या 12 से 13 घंटे, या 8 से 10 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी 24 से 48 घंटे। कर्णसुआ और कर्णफेर और गलसुआ जो होता है ये 1 से 2 दिन तक का ही होता है, इससे ज्यादा का उद्भवन काल इसका नहीं होता है। 1 से 2 दिन के लिए होता है। कितने देर? तो घंटे के लिए क्या होगा? 24 से 48 घंटे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेपल रेशे से संबंधित कथन है। लंबाई अधिक होती है, यानी स्टेपल रेशो से संबंधित कथन है। इसका मतलब ये है कि स्टेपल रेशो की लंबाई अधिक होती है, या इसकी लंबाई कम होती है, या लंबाई आधा से 15 इंच तक होती है, या क्या दिया है? लंबाई आधा से 15 इंच तक होती है, या 2 और 3 दोनों, यानी लंबाई कम होती है और लंबाई आधा से 15 इंच तक होती है। ये दोनों सही है या कौन सा सही है? तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा बताइए? स्टेपल रेशो से संबंधित कथन क्या है? तो राइट आंसर क्या है कि जैसे इसकी लंबाई अधिक होती है, ये गलत है, क्योंकि स्टेपल रेशे जो होते हैं उसकी लंबाई कम होती है, उसे लघु आकार का रेशा कहा जाता है। तो इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है, इसलिए लिखा है लंबाई अधिक होती है, तो ये गलत होगा। सेकंड वाला लंबाई कम होती है, यानी वो राइट आंसर है। और क्या दिया है? लंबाई आधा से 15 इंच तक होती है। आधा से 15 इंच तक होती है, ये भी राइट है। यानी राइट आंसर क्या होगा कि फोर्थ वाला लास्ट ऑप्शन जो हमारा राइट होगा कि 2 और 3 दोनों सही है। लंबाई स्टेपल की कम होती है और लंबाई आधा से 15 इंच तक होती है। हमने बताया था जो स्टेपल रेशे होते हैं उसकी लंबाई कम होती है और फिलामेंट रेशो की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। उनका मापन मीटर में किया जाता है और स्टेपल रेशो का मापन किसमें किया जाता है? इंच में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ, चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो कौन सा इसमें से प्राकृतिक तंतु नहीं है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? डेक्रान, रेशम, हेम्प और जूट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जल्दी हमने एक दिन पहले की क्लास में हमने आपको रेशे के बारे में बताया है, कौन सा प्राकृतिक है कौन सा कृत्रिम है। तो जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? डेक्रान नहीं है, रेशम नहीं है, या हेम्प नहीं है, या जूट नहीं है। तो क्या दिया है? पहला डेक्रान। तो डेक्रान हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये हमारा कृत्रिम रेशा संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आता है। ये सारे हमारे जो है प्राकृतिक तंतु है। कौन? हमारे रेशम प्राकृतिक तंतु है, हेम प्राकृतिक तंतु है, जूट प्राकृतिक तंतु है। ओके, हमारा डेक्रान जो है ये प्राकृतिक तंतु नहीं है, यानी राइट आंसर क्या होगा? डेक्रान होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा एक गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन है, या एसिटिलीन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC कहते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन है, या एसिटिलीन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला होगा, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम CFC कहते हैं। ये हमारे AC में, फ्रिज में ये गैसें पाई जाती हैं जो ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला हमारा राइट आंसर होगा। ओके, प्राथमिक रंग है
हरा लाल हरा नीला या लाल पीला नीला या पीला लाल सफेद या सफेद काला लाल। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल हरा नीला ये गलत है, लाल पीला नीला सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। हमारा प्राथमिक रंग क्या है? लाल पीला नीला। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल पीला नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोयाबीन में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है या लियोसिन पाया जाता है या लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता है या ग्लाइसिनिन पाया जाता है? तो ग्लूटेन कहाँ पाया जाता है? ग्लूटेन जैसे गेहूं में पाया जाता है, मुख्यतः जौ में पाया जाता है, राई में, सभी में ग्लूटेन पाया जाता है। लियोसिन भी क्या सोयाबीन में नहीं पाया जाता, लैक्टोएल्बुमिन भी सोयाबीन में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या हुआ? ग्लाइसिनिन। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन। राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर होगा। और इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ाया हमने इसके क्रम के बारे में, तो इसको ध्यान से देखिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? समस्या की व्याख्या करना, दूसरा विकल्प चुनना, तीसरा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, चौथा निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना, पांचवा विकल्पों के पर विचार करना। तो इसमें सीक्वेंस दे दिया है कि कौन सा क्रम रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके, सेकंड में पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा करके, इस तरह से क्रम दिया। तो आप लोग बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? समस्या की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम जब निर्णय लेते हैं तो समस्या की व्याख्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? वैकल्पिक समाधान का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? वैकल्पिक समाधान का प्रयास करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर विकल्पों पर हम विचार करते हैं। पहले हम समाधान का प्रयास करेंगे ना, जब प्रयास करेंगे तभी तो उस पर कोई कार्य करेंगे। तो पहले हम पहले हम व्याख्या करते हैं, फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करते हैं, फिर विकल्पों पर विचार करते हैं कि कौन से विकल्प को अपनाया जाए। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम विकल्प को चुनते हैं। पहले विचार किया कि कौन सा विकल्प करें, फिर विचार के अनुसार विकल्प को चुनते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें दिया ना कि पहला क्या? समस्या की व्याख्या करना, फिर थर्ड वाला होगा यानी वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, फिर फिफ्थ वाला विकल्पों पर विचार करना, फिर विकल्प चुनना, लास्ट में निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो सबसे पहले आप लोग ये आंसर दीजिए कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कितने आयु वर्ग के लिए है? किस आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? तो किस आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है? 15 से 35 वर्ष वालों के लिए। किसके? 15 से 35 वर्ष वालों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, किस पे केंद्रित है? साक्षरता पर केंद्रित है या संवर्धन पर केंद्रित है या आर्थिक क्रिया हेतु कौशल विकास के लिए केंद्रित है या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा हम लोगों को साक्षर करने के लिए भी करते हैं कार्यक्रम, उनके संवर्धन के लिए भी, और आर्थिक क्रियाओं के कौशल जिसमें उसमें किसी प्रकार की भी विभिन्न प्रकार के कौशल की निपुणता आ सके और वो अपने कार्य को, रोजगार को हासिल कर सके। ओके, तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। किस लिए केंद्रित है? यह कार्यक्रम साक्षरता पर, संवर्धन पर भी केंद्रित है, आर्थिक क्रिया हेतु कौशल के विकास यानी इन सभी के
जो उपर्युक्त सभी है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई, ये आप लोग को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किस सन में शुरू की गई। 1989 में या 1972 में या 1975 में या 1979 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई, 1989 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी गैस वायु में पाई जाती है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ओजोन या ये सभी? तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्या पूछा, निम्न में से कौन सी गैसें वायु में पाई जाती हैं? तो हमारी वायु में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, क्या है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है और ओजोन भी पाया जाता है। हमने बताया क्या आर्गन का ओजोन का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है ना, तो ओजोन भी पाया जाता है, आर्गन भी, हाइड्रोजन भी, यानी राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, यानी ये सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला। इसमें ये सारी गैसें पाई जाती हैं हमारे वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कौन सा है ऑप्शन हमारा, फर्स्ट क्या है, बाल्यावस्था में, सेकंड किशोरावस्था में, थर्ड गर्भावस्था या धात्री अवस्था में और फोर्थ वृद्धावस्था में। तो अवस्थाओं में तो सभी वृद्धावस्था में क्या प्रोटीन की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, प्रोटीन कम ही लेना चाहिए वृद्धावस्था में। तो ये क्या है, तो वृद्धावस्था होगा नहीं। बाल्यावस्था में भी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, किशोरावस्था में भी आवश्यकता प्रोटीन की होती है, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होती है, क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है, भ्रूण का वृद्धि होता रहता है, तो शारीरिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। उस समय शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो इन सभी के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, पानी में थोड़ी चीनी डालकर या पानी में थोड़ी नमक डालकर या फूलदान को धूप में रखकर या फूलदान को छाया में रखकर। ये भी हमने जब पुष्प सज्जा के बारे में हमने पढ़ाया था, तो उसमें ये भी हमने बताया था कि हमारे फूलों को ताजा रखने के कौन कौन से उपाय हैं। हमने बताया ना था कि फूलों को ताजा रखने के कौन कौन से उपाय, हमने आप लोगों को नोट भी करवाया था। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा, पानी में थोड़ा नमक डालकर। हमने आप लोगों को नोट कराया था कि पानी में अगर हम थोड़ी नमक डाल देते हैं तो उससे हमारे फूल ताजे होते हैं। और क्या होता है, हमने और ताजा रखने के क्या क्या उपाय बताए थे, उसमें अल्कोहल का यूज करने पर भी क्या होता है, फूल हमारे ताजे होते हैं। क्या होता है, फूल ताजे होते हैं अगर हम उसमें अल्कोहल का यूज करें, या पोटेशियम के द्वारा भी हम फूल को ताजा रख सकते हैं। और पानी में अगर हम चांदी का सिक्का भी डाल देते हैं तो भी फूल को हम ताजा रख सकते हैं। ओके, तो फूल को तो ताजा रखने के कौन कौन से उपाय हमने बताया था कि अल्कोहल के द्वारा, पोटेशियम के द्वारा, चांदी के सिक्के के द्वारा और नमक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रख सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पानी में नमक डालकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेचक के विषाणु
यहाँ विष्णु लिखा गलत लिखा है कि क्या है क्वेश्चन, चेचक के विषाणु का नाम है। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंटमीबा हिस्टालिका, और सेकंड है वेरियोला वायरस, थर्ड है विब्रियो कालेरी, इस पे गलत लिखा हुआ है, विब्रियो कालेरी होगा, यहाँ क्या होगा, कालेरी, विब्रियो कालेरी। और लास्ट हमारा है मोनेला टाइफोइडिस। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो है, वेरियोला वायरस से चेचक होता है। किससे? वेरियोला वायरस से। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, इससे अमीबाइसिस या अमीबा पेचिस होता है, और ये ज्यादातर कहाँ होता है, विकासशील देशों में ये ज्यादा आपको देखने को मिलता है। क्या हमारा अमीबाइसिस या अमीबा पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। और विब्रियो कालरी क्या है, इससे हैजा होता है, कालरा जिसे हम कालरा कहते हैं, और इसी को हम और क्या कहते हैं, विसूचिका भी कहते हैं। तो ये भी थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ हमारा साल्मोनेला टाइफी है, इससे क्या होता है, इससे टाइफाइड होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड वाला यानी वेरियोला वायरस होगा। चेचक के विषाणु का क्या नाम है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा होता है? आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, या बड़ी आंत होती है, या मलाशय होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला जो है, ये हमारा राइट आंसर होगा। और क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डुप्ले लिखा है, डुप्ले होगा। डुप्ले छपाई का आशय है, डुप्ले छपाई जो है उसका आशय क्या है? वस्त्र पर एक तरफ से छपाई, या वस्त्र पर दोनों तरफ से छपाई, या वस्त्र के किनारे पर छपाई, या वस्त्र के बीचों बीच छपाई। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? डुप्ले छपाई का आशय क्या होता है? इसका आंसर होगा वस्त्र पर दोनों तरफ से छपाई। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। डुप्ले छपाई में क्या किया जाता है कि वस्त्र के दोनों तरफ से छपाई की जाती है। वस्त्र के आगे और पीछे दोनों साइड से क्या होता है, इसमें छपाई की जाती है। किसमें? डुप्ले छपाई में वस्त्र के दोनों तरफ से छपाई की जाती है। तो राइट आंसर सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कला के तत्व हैं, इसमें से कला के तत्व कौन कौन से हैं? अनुपात, संतुलन, या आकार, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग जल्दी से बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, कभी कला के तत्व से, कभी कला के सिद्धांत से। तो कला के तत्व कौन कौन से हैं? अनुपात है, या संतुलन है, या आकार है, या उपरोक्त सभी है। तो अनुपात तो नहीं होगा, क्योंकि अनुपात कला के सिद्धांत है, और संतुलन भी क्या है, कला के सिद्धांत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला आकार होगा। ये हमारे कला के तत्व हैं। हमने क्या बताया था कि कला के तत्व हमारे कितने हैं? 7 यानी 7 हैं। हमने इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताया था कि 7 जो इसके तत्व हैं, इसको आप कैसे याद है। कभी कभी क्या होता है कि सिद्धांत और तत्व एक में हमारे क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, कि संतुलन और सिद्धांत एक ही में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा। तो कला के जो तत्व हैं, इसको याद करने का एक तरीका हमने बताया था
कि एक वर्ड याद कर लीजिए जिससे आपके तत्व तैयार हो जाएंगे। क्या बताया था हमने? रेयान पोरंग प्रारी। क्या? रे आन पो पो रेयान पो रंग प्रारी। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे क्या है? कला के 7 तत्व हैं। रेयान पो रंग प्रारी, इसका मतलब रे से रेखा, आ से आकार, ना से नमूना, पो से पोत, रंग से रंग आप जान ही रहे हैं जो हमारा कलर है, और प्रा से क्या? प्रकाश, और री से रिक्त स्थान। तो ये 7 हमारे क्या है? कला के तत्व हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश और रिक्त स्थान। तो हमारे कला के तत्व कितने हैं? 7 हैं, जिनको हम रेयान पो रंग प्रारी इन शब्द के माध्यम से हम कला के 7 तत्वों को याद रख सकते हैं। क्या? रेयान पो रंग प्रारी, आप इसी को याद कर लीजिए जिससे कला के 7 तत्व याद हो जाएंगे आपके। तो पूछा क्या है कि कला के तत्व कला के तत्व कौन से हैं? तो अनुपात नहीं होगा क्योंकि ये कला के सिद्धांत हैं। संतुलन कला के सिद्धांत है। आकार क्या है? हमारे कला के तत्व हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो। ओके, तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। हम लोग कल एक नए पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में जब भी आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर आपने कितने अटेंड किए इसके बारे में भी, और कौन से राइट आंसर है इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।